और इस रिश्ते से वो अपनी जात को मेरी तमाम तर तवज्जो का मुस्तहिक समझती थी। उसका ये मान ऐसा गलत भी नहीं था। मेरी ये फिक्रमंदी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। सुल्तान शाह ने इंतजार के लम्हात गुजारने के लिए टीवी ऑन कर दिया और अव्वल खान अपनी जगह छोड़कर मेरे करीब आ बैठा। मैं गया तो वीरा ठीक ठाक थी, मगर अब खासे मूड में नजर आ रही है। अव्वल खान ने धीमी और तजस्सुस अमेज़ा आवाज में यूं कहा जैसे मुझसे अपनी राय की तायद तलब कर रहा हूं। वो तुम्हारे सामने ही है, तुम खुद तजर्बेकार आदमी हो, उसकी कैफियत को समझ सकते हो। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। इस वक्त वो तुम पर ज्यादा मेहरबान है। मुझे उसकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये फिक्र है कि वो जरूरत से ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करके अपनी सेहत बर्बाद कर लेगी। अपनी जरूरत का अंदाजा वो खुद ही लगाती है और दूसरों के मशवरे कबूल नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारी बात मानती है। अव्वल खान ने सरगोशियाना लहजा में कहा। इस छत के नीचे हर शख्स इसी गलत फहमी में मुब्तला नजर आता है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, तुम उसके बारे में ज्यादा तरद्दुद नहीं करो। तुमने देखा नहीं कि ज्यादा पी लेने के बाद उसके रुखसारों से आंखों तक में कैसी हयात आवर सुर्खी दौड़ने लगती है। यानी तुम उसे समझाओ। वो मेरा बाजू दबाते हुए मुस्तरबाना आवाज में बोला। इस तरह वो वक्त से पहले खुद को खत्म कर लेगी। मैं उसके किसी इबरतनाक अंजाम से डरता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे समझाने में कोशिश नहीं की होगी, पर मुझे क्यों नहीं समझती? आखिर उसे क्या रोग लगा हुआ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मुंह से कुछ बोलने के बजाय अपने दुखों को खुद ही पीती रहती है। अब तुम ठीक पहुंचे हो। मेरा भी यही ख्याल है कि उसके अंदर कोई दुख परवान चढ़ रहा है। मैंने अव्वल खान की उस दर्दमंदी का रुख तब्दील करने के लिए पूरे खलूस से कहा। जिमिल आइड ने उसे जिंदगी भर अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। वो हर जगह उसकी बेटी होने का ऐलान करती फिरी। उसकी जिंदगी में दिल खोलकर उससे अपनी नफरत का इजहार किया, मगर मेरा ख्याल है कि दिल ही दिल में वो जिमिल आइड को टूट कर चाहती थी। उसके बेरहमाना कत्ल के बाद वो अंदर से टूट फूट कर रह गई है और अब खुद को बेयारो मददगार महसूस करती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो पुरख्याल अंदाज में बुड़बड़ाया। तुम तीनों उसके बेहतरीन दोस्त और बहीख्वाह हो, लेकिन महज दोस्तियों के सहारे एक ही सास और जवान लड़की पहाड़ जैसी उम्र तो नहीं गुजार सकती। वो तुम्हें और गजाला को खुश खुरम देखती होगी तो उसका एहसास ज़या और गहरा हो जाता होगा। एहसास ज़या? कैसा एहसास ज़या? मैंने चौंक कर पूछा, मगर वो मेरे अपने दिल का चोर था। अव्वल खान की नजरों में तंज या तज़हीक का शायबा तक नहीं था। उसने कहा, बाप को खो देने का एहसास उसे कचोके लगाता होगा। वीरा ने हमारे और हमारे मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस है कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। किसी किसी वक्त मैं खुद को उसके लिए बहुत दुखी महसूस करता हूँ। वो इस कदर खुद सर और अनापरस्त है कि हम उसकी मर्जी के बगैर इसे किसी से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैंने मासूमाना बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा, यह नामुमकिन है। अव्वल खान सर हिलाते हुए बोला, वो मगरबी मुआशरे में पली पड़ी है, तालीम याफ्ता है, उसने दुनिया देख रखी है, इसे यूं किसी खूंटे से नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू खत्म करने के इरादे से मैंने मुख्तसर तरीन जवाब पर इक्तफा किया। चंद सानियों के लिए हम दोनों खामोश हो गए। सुल्तान शाह टीवी पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की सरगर्मियों की एक दस्तावेजी फिल्म देखने में मुनहमिक था। मैं अक्सर गौर से उसके रवैयों का मुशाहिदा करता रहा हूँ। सकूत के दौरान अपने ख्यालात को यकजा करने के बाद अव्वल खान ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। इससे बिला वजह ही पाकिस्तान और उसके मुफादात से हमदर्दी नहीं है, इसके तय में कोई और ही जज्बा कार फरमा नजर आता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम चुपके चुपके उस पर रिसर्च कर रहे हो। मैंने हंस कर कहा, तुम उसे सिर्फ दोस्त तस्वुर करते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तुमको अपना आइडियल बना चुकी है। अगर उसे अपने महबूब के इंतखाब की आज़ादी दी जाए तो यकीनन तुम जैसे किसी मर्द का इंतखाब करेगी। अव्वल खान ने बहुत दबे दबे लफ्ज़ों और मोहतात अंदाज में वो बात कह डाली जिसे मैं टालना चाह रहा था। अव्वल खान, खुदा का खौफ करो। कसालन तुम्हारा ये माहिराना तजिज़िया सुन लिया तो मेरी जिंदगी वीरा से भी ज्यादा काबिल रहम हो जाएगी। मेरी बात का गलत मफहूम अखज़ ना करो। अव्वल खान फौरन ही मुदाफत पर उतरा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वीरा तुमसे इस कदर मरूब और मुतासर हो चुकी है कि अब उसे मगरबी मुआशरे में अपनी पसंद का कोई मर्द नहीं मिल सकता। इसने इसीलिए अपने वतन और शहरियत को खैरबाद कह दिया है। अब वो सिर्फ इस आस पर यहाँ पड़ी हुई है कि तुम जैसा कोई दूसरा मशरकी मर्द उसे भरपूर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का सहाया फराम कर सके। अपनी ये तावीलें तुम खुद ही समझ सकते हो। इस मरले पर मैंने तजाहुल अरफाना से काम लेते हुए बेबसी से कहा, मेरी ज़ात में सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। मुल्क खुदा बहुत वसी है। यहाँ चप्पे चिप्पे पर ऐसे लोग मिलेंगे जो साफ सुथरे माजी के साथ काबिल रश किरदार के मालिक होंगे। यही असल नुक्ता है। उसने जोर देकर कहा और मैं उसकी नुक्ता अफरीनी पर कदरे परेशान हो गया। वो कह रहा था, वीरा कमाजी काबिल रश्क और साफ सुथरा नहीं है। वो अपने जैसे ही किसी आदमी के साथ खुश और बेफिक्र रह सकेगी। साफ सुथरे माजी का मालिक उसे क्यों कबूल करेगा? इस वक्त अव्वल खान मुझे मोहतात अंदाज में लाजवाब करने पर तुला हुआ था। उसकी बात का जवाब सोच ही रहा था कि चमचे से
प्लेट बजाने की आवाज आई और मैं उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। आओ, मेज लग गई है, अब मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। ड्राइंग रूम में ये देखकर मेरी जान में जान आई कि गजाला और वीरा के जगमगाते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। फिजा में मंडलाता हुआ तसादुम का संगीन खतरा टल चुका था। इस वक्त तक हम सब अव्वल खान की कहानी भूल चुके थे। वो पहली बार आया तो उससे पहले से बातें हुई थी। नादिया से बासपुरुष के बाद वो लौटा, तब भी दूसरी बातें होती रही, लेकिन हमारी समंदरी सैर का कोई जिक्र नहीं हो सका। खाने की मेज पर सुल्तान शाह ने वो कहानी छेड़ दी। ये बहुत गलत फैसला था। अव्वल खान ने पूरी बात सुनकर कदरे खफके से कहा, पता नहीं तुम बैठे बिठाए इतने खतरनाक फैसले क्यों कर लेते हो। हाजी दिल मुराद और गफूर भट्टी पाकिस्तान के साहिलों पर होने वाली इंसानों के स्मगलिंग के बेताज बादशाह हैं। ऐसे लोग मुखबरों और मुहावजों के मजबूत घेरे में रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बोर्ड का ना खुदा भी उसी का मुखबर हो और अब तक उसे ये खबर पहुंचा चुका हो कि आज 2 मकामियों ने उसके घर में दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सरगने भी हम जैसे इंसान होते हैं। इंसानों के समंदर में आसानी से 2 आदमियों का सुराग नहीं लगा सकते। मैंने कोफ्ते का लुकमा निकल कर कहा, ये मान लो कि उधर का रुक करके तुमने एक गैर जरूरी और संगीन खतरा मोल लिया था। अव्वल खान ने चिड़चिड़ लहजा में कहा, दिल मुराद और गफूर भट्टी जहरीले नाग हैं। अपनी जद में आने वाले किसी हरीफ को नहीं बख्शते। जिंदा दुश्मन के पैरों में वजनी पत्थर बांधकर इसे जीती जागती हालत में गहरे समंदर में गर्क करना इनका महबूब तरीन मशगला है। ये वहशियाना काम वो अपनी लांचों में बहुत दूर निकलकर खुद ही सर अंजाम देती है। एक बात और भी है, वीरा ने पुरख्याल अंदाज में कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है कमांडर सईद ने बताया था कि इन दोनों ने अपने अपने इलाके बांटे हुए और नीलोर वाला समंदरी घाट गफूर भट्टी की सल्तनत में शामिल है। ऐसी सूरत में दिल मुराद पर वक्त बर्बाद करना बेसूद था। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बिस्तर में पड़े रहकर वक्त बर्बाद नहीं किया। हम हाजी दिल मुराद के बारे में कुछ न कुछ जानने में कामयाब हो गए हैं। मैंने कहा, मेरा दावा है कि इस मुख्तसर से फेरे में तुम काम की कोई बात मालूम नहीं कर सकोगे। मेरी बेनियाजी पर अव्वल खान को यक बयक हल्का सा गुस्सा आ गया। सबसे बड़ी काम की बात यही है कि कमांडर सईद की मालूमात नाकस हैं। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, हाजी दिल मुराद किसी अलग जजीरे पर नहीं, भट्ट आइलैंड ही के एक किनारे पर रहता है। इससे बहुत ज्यादा मालूमात मेरे पास मौजूद हैं। अव्वल खान मेरी बात काट करते से बोला, जजीरे के उस वसी रकबे के गिर्द एक गहरी समंदरी नहर खोदकर इसे एक जैली जजीरे का रूप दे दिया गया है। वहां के रहने वाले इस हिस्से को भट्ट आइलैंड का हिस्सा नहीं समझते, इसे शाहबेला कहते हैं। शाहबेला? गजाला चौक कर दुराया। बेला तो शायद दरियाई जजीरों को कहते हैं। कहते होंगे लोगों के दिए हुए नामों पर किसी असूल का इतलाक नहीं होता, जैसे डिशका। सुल्तान शाह भी इख्तियार बोल पड़ा। वो भी एक अजीब आदमी था और लोगों ने उसे अजीब ही नाम दिया हुआ था। अब तुम लुगते गुनगुनाते रहो, डिशका कहीं नहीं मिलेगा। शाहबेला तो फिर भी जरा ढंग का नाम है। समंदर और दरिया में फर्क ही कितना होता है, एक खारा और दूसरा मीठा। बिफर जाएं तो दोनों ही भयानक तबाही लाते हैं और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही खासे गीले होते हैं। सुल्तान शाह की बेसरुपा वजाहतों ने माहौल का तनाव दूर कर दिया और अव्वल खान ने सर झुकाकर अपनी पूरी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल कर दी। बज़ाहिर गुफ्तगू वहीं खत्म हो गई, मगर मेरा ज़हन उलझा रहा। कराची के इतराफ में वाक़ 2 आबाद जजीरे ही हमेशा से मशहूर चले आ रहे थे। इनमें से एक और शायद ज्यादा बड़ा मनौड़ा है, जहां समुद्री जहाजों की रहनुमाई के लिए खासा ऊंचा लाइट हाउस बना हुआ है, जो रात की घोर तारीकी में भी मीलों दूर से अपने वजूद का एहसास दिलाता रहता है। इस जजीरे पर न सिर्फ बहरिया की कई अहम तनसीबात, बल्कि इस जजीरे के एक रुख पर आम लोगों के लिए तफरीही साहिल भी मौजूद है। दूसरा जजीरा पहले सिर्फ अपने नाम के बजाय 2 जजीरों के नाम को मिलाकर बाबा भट्ट कहलाता था और जुबान दानी के तारीखी मराहिल से गुजरकर भट्ट आइलैंड हो गया था। इन जज़ायर के इतराफ में समंदर की सियाहत करने वालों की तवज्जो इधर मफजूल नहीं होती होगी, क्योंकि इस जजीरे के एक सिरे पर की जाने वाली जमीनी तब्दीलियां सतह समंदर से नजर नहीं आ सकती थी। दूसरी अहम बात यह थी कि हाजी दिल मुराद का मस्कन अंदरूनी शकू और पुरस्रारियत से मालामाल होने के बावजूद बाहर से जरा भी गैर मामूली या अहम नजर नहीं आता था। बाहर से देखने वाले उसे कच्चे पक्के मकानात और झोपड़ों पर मुश्तमिल जजीरे के किसी खुशहाल शख्स का पुख्ता घर समझकर नजरअंदाज कर देती होंगी। अव्वल खान ने शायद मुख्तसर से वक्त में हाजी दिल मुराद के इस ठिकाने के बारे में खासी मालूमात हासिल करनी थी, जिनका वो हवाला भी दे चुका था। मगर मुश्किल ये थी कि इसी के साथ उसने हाजी दिल मुराद को गैर अहम करार दे दिया था। हमारी इस वक्त की मसरूफियात के एतबार से वीरा ने भी उसके नजरिए की तायद की थी। इस वजह से मैंने दोबारा वो मौजू छेड़ने की कोशिश नहीं की और खाने का दौर खामोशी से खत्म हो गया। खाने के बाद हम तीनों मेज से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बर्तन समेटने के बाद वीरा सबके लिए भाप उड़ाती हुई खुशबूदार कॉफी की प्यालियां वहीं ले आई। ये क्या है? मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। ट्रे सामने आते ही सुल्तान शाह ने बिदक कर कहा, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीना चाहता हूं। भला क्यों?
वीरा ने पसपाई इख्तियार किए बगैर संजीदगी से पूछा। सुल्तान शाह ने लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में झांक कर उसकी संजीदगी का अंदाजा लगाया, फिर मुतमईन होने के बाद कहा, काफी इस वक्त मेरी नींद उड़ा देगी, मेरे लिए चाय बना दो। वीरा बेसाख्ता हंस पड़ी और बोली, अगर तुम सोने के लिए इसी कदर मर रहे हो तो तुम्हें चाय भी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हारे लिए भंग का एक गिलास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वही ख्वाब आवर मशरूब का काम कर सकेगी। ये होटल नहीं घर है, यहाँ हर शख्स की फरमाइश पूरी नहीं की जा सकती। जो हाजिर है वो कबूल करो, वरना बिस्तर में तकिया दबा कर सो जाओ। ये कहकर वो हमारी तरफ आ गई। सुल्तान शाह उसे गुस्से और बेबसी से घूरता रह गया। वीरा ने उसे लाजवाब कर दिया था। नादरा का वो सजा सजाया फ्लैट हम चारों की बुनियादी जरूरियात से कहीं ज्यादा गुंजाइश और सहूलतों का हामिल था। एक कमरा मेरे और गजाला के तसर्रुफ में था, दूसरे में वीरा ने महनोशी के लवाजिम से जाकर डेरा डाला हुआ था। तीसरी ख्वाबगाह में अव्वल खान बहुत आसानी के साथ सुल्तान शाह के साथ सो सकता था। असूली तौर पर यह बातें तय कर ली गईं, मगर वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और सब ड्राइंग रूम ही में जमे बैठे रहे। 1 बजे के बाद गजाला कसल मंदाना अंदाज में मुस्कुराती हुई हमारी महफिल से उठी तो वीरा को भी बहाना मिल गया। मैं महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों में खुमार के डोरे हल्के पड़ते जा रहे थे। शायद वो गहरी नींद के लिए मजीद 1-2 गिलास अपने मेदे में उंडेलने की जरूरत महसूस कर रही थी। इन दोनों के चले जाने के बाद मैंने अव्वल खान को कुछ देर सो लेने का मशवरा दिया, लेकिन वो हूं हां करके वहीं जमा रहा। उसके बुशरे पर नजर आने वाली लकीरों से जाहिर हो रहा था कि वह तफक्कुरात में गिरा हुआ था। भारतीय सीक्रेट सर्विस राह के 2 तजर्बेकार एजेंट राज सलमांडा के हिमा पर खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि इन सब के यकजा हो जाने से पहले ही हमने राज सलमांडा को बेदस्तों पा करके कैफरी किरदार को पहुंचा दिया था। लेकिन कराइन ये बता रहे थे कि राजन और विक्रम के नामों से भारतीय एजेंट शहर में मौजूद थे और अव्वल खान की थ्योरी के मुताबिक राज सलमांडा की मौत की खबर फैलते ही उन्होंने शहर में बम्बों के 2 धमाके करके गैर सरकारी तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया था। इन खतरनाक दहशतगर्दों का खात्मा किए बगैर हम इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते थे। आज शहर के मसरूफ और बारौनक इलाकों में बम्बों के 2 धमाके हुए, कल कुछ और भी हो सकता है। कुछ देर बाद अव्वल खान ने उन फिक्रों के जरिए अपनी फिक्रमंदी का सबब खुद ही जाहिर कर दिया। तेजी दिखाने के चक्कर में वो बुरी तरह ठोकर खाएंगे और हमारे हाथ उनकी गर्दनों पर पहुंच जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकेंगे, फिलहाल ये सिर्फ खुशफहमी है। अव्वल खान ने तलखी से कहा, इस वक्त वो दोनों बेनामो निशान साए हैं, जब तक वो हमारी नजरों में नहीं आ जाते हम इनका बाल भी भीका नहीं कर सकेंगे। पता नहीं तुम कमांडर सईद पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। सुल्तान शाह ने गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए एक माकूल नुक्ता पेश किया। गफूर भट्टी की यादाश्त के सारे तैयार होने वाले खाके इन्हें बेनकाब करने में कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे। इन खाकों को टीवी पर और अखबारात में बड़े पैमाने पर मुश्तहिर कराया जाए तो वो बुज़दिल चूहे अपनी कमीनगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। मैंने सुल्तान शाह के खामोश होने से पहले बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इनके बारे में तुम्हारी फिक्रमंदी बजाय है, लेकिन तुम इन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। कानून नाफिज करने वाले हर इदारे के एहलकार बेगुनाह शहरियों की जानो माल के अमीन है। आज के धमाकों में मुझे 2 शहरियों की शहादत की खबर मिली थी। हो सकता है कि इस तादाद में इजाफा हो। इनका क्या कसूर था? ये खून किसके सर जाएगा? क्या हम अपनी सरजमीन पर भी अपने मासूम शहरियों को आलमी दहशत गर्दों का निशाना बनने से नहीं बचा सकते? ये बहुत तीखे सवालात हैं, ये मेरे दिमाग की शरियानें फाड़ देंगे। ये सवाल वाकई बहुत अहम है। मैंने एतराफ़ किया, शहरी के लहू की बूंद तो बड़ी बात है, इसकी इज्जत नफ्स और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी यकसा अहमियत की हामिल है। मगर यह देखकर मुझे दुख होता है कि अब ये सब नजरियाती बातें होकर रह गई हैं। अमलन हमारे थानों वगैरह में क्या होता है, हम खुद अपनी जिम्मेदारियों से तजावुज़ करके लोगों को इज्जत और जिल्लत बांटने पर कादिर होते जा रहे। घर की खराबियों को राह वालों के मजालम का जवाज मत बनाओ। अव्वल खान मेरी बात काट कर तेजी से बोला, घर की खराबी से ही बाहर वाले फायदा उठाते हैं। मैंने जोर देकर कहा, जिस शहर में लोग मामूली इख्तलाफात पर आपस में 10-5 लाशें गिराने लगे, वहां बाहर वालों को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाता है। जो कुछ हो रहा है और शहर में आज जो कुछ हुआ वह वाकई अंदनाक है। इन हालात पर मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है, लेकिन यह मसाइल सिर्फ आंसू बहाने से हल नहीं हो सकते। इनके खिलाफ भी इस जज्बे से काम करना होगा जिस जज्बे से तुम राह वालों से नफरत करते हो। अपनी सोच को जरा धीमा रखो, वो दोनों बचकर नहीं निकल सकेंगे। और फिर यह भी याद रखो कि तुम इस मुल्क में कानून के नफाज के जिम्मेदारों में से नहीं हो। सुल्तान शाह ने मेरे साथ देते हुए कहा, तुम स्पेशल टास्क फोर्स के एक यूनिट के सरबराह हो। तुम्हें कानून की हदूद और पाबंदियों से आज़ाद करके मुल्क की सलामती की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा सौंपा गया है, और अपनी इस हैसियत में तुम सरकारी मुलाजिम हो न नीम सरकारी एहलकार। इन बातों की बार बार याद दहानी मेरा हाफसा ताज़ा करती रहती है, मगर हकीकत हम सब जानते हैं। ये सब मंतकी बातें हैं। आलमी इदारों की गुंडागर्दी से बचने के लिए इन सब बातों का सहारा लिया गया है। अगर हम सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो फिर क्या हैं? कौन लोग हमें स्पेशल टास्क देते हैं? हमारे बड़े किस को जवाब दें? जाहिर है कि आसमानी फरिश्ते हमारे लिए अहकामात जारी नहीं करते।
हम जैसे इंसान ही खतरों का इदराक करके हमारे लिए काम की हदूद और नौयत का तयन करते हैं। वो कौन हो सकते हैं? कोई भी समझ सकता है। वो ठीक ही कह रहा था। स्पेशल टास्क फोर्स मुल्क की एक खुफिया और तबाहकुन तंजीम थी, जिसके हर रुकन को अनगिनत आज़ादियाँ हासिल थीं। अपने मिशन की तकमील के लिए वो लोग हर लम्हे अपने फैसले करने की आज़ादी रखते थे, मगर बदकिस्मती ये थी कि वो फार्मेशन मुल्क के आइन और कानून से मुआवरा थी। इसलिए गिरफ्त या नाकामी की सूरत में इनको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, और शायद दुनिया के हर सीक्रेट एजेंट का यही मुकद्दर होता है। वो लोग कामयाबी की सूरत में अपनी कौम के हीरो होते हैं, लेकिन किसी मिशन की तकमील में नाकाम होकर पकड़े जाएं तो इनके अपने भी इनसे मुंह फेर लेते हैं। मुल्क और कौम के मफाद के नाम पर इन्हें सफाक दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। वो लोग अपने इस अंजाम से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, मगर फिर भी इसी पेशे में रहकर अपनी रोजी कमाते हैं। इन्हें बस एक बात का यकीन होता है कि इनका अंजाम जो कुछ भी हो, इनके बाद उनके अहले खाना भूखों नहीं मरेंगे। इनको इतना कुछ दे दिया जाएगा कि वो दुनियावी आसाइशों से माला माल होकर अपने दुख का बोझ हल्का करने लगेंगे और मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखे जाएंगे। वारी किस्मत। लेकिन हमें अपनी किस्मत से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि हम अपने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। सुल्तान शाह की आंखों में नींद का खुमार छलकने लगा था। उसने इस्तेफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने सारी लाकर उसे जाने की इजाजत दी थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहता है, जब चाहो अंदर आ सकते हो। उसने उठते उठते अव्वल खान से कहा, मसहरी इतनी चौड़ी है कि ताल्लुकात खराब होने की सूरत में मियाँ बीवी एक दूसरे की दस्तरस से महफूज रहकर दोनों सिरों पर सो सकते हैं। तुम जाओ। अव्वल खान ने पैर फैलाकर हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मेरी नींद उड़ चुकी है। जब झोंक सवार होगी तो अंदर आ जाऊंगा, तुम्हारी नींद में खलल नहीं पड़ेगा। वो चला गया तो चंद लम्हों बाद अव्वल खान मुझसे मुखातब होकर धीरे धीरे कहने लगा, तुम तारीखदान नहीं हो, लेकिन पढ़े लिखे जरूर हो। तुम्हें याद होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक औरत की फरियाद पर अपना सफीना सिंध के साहिलों के रुख पर डाला था। अपने शहरियों की हुर्मत और इज्जत के बेमिसाल तहफ़्फ़ुज़ का वो पहला मुनफरिद वाक़या था। फिर तुमने पहली जंग अजीम के बारे में भी पढ़ा होगा। बोस्निया के शहर सरायवो में एक सर्ब तालिब इल्म ने ऑस्ट्रिया के आर्क डेविक फर्डिनेंड और इसकी बीवी को कत्ल कर दिया था, और इसी बिना पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया था, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी कुव्वतें तेजी के साथ मुलव्विस होती चली गईं। और दोहरे कत्ल के वाक़े से शुरू होने वाली वो खून-आशाम जंग 4 साल में लाखों इंसानों जानों को चाट गई। और अभी चंद बरस पहले अपने चंद शहरियों की तजलील और तज़हीक पर बरतानिया की शाही बहरिया ने फाकलैंड की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये गयूर और बेजिगर कौमों के अंदाज होते। एक हम हैं कि दुश्मन हमारे सीने पर मूंग दल कर चला जाता है और हम उफ भी नहीं कर पाते। मैं समझ रहा था कि राह के दोनों एजेंटों की मुमकिन तखरीबकारी और फिर कम अज कम 2 शहरियों की लाकत अव्वल खान के जेर पर सवार थी, और वो इसी के हवाले से बात कर रहा था। मैंने कहा, इस वक्त तुम सिर्फ एक ही रुख पर सोच रहे हो। ये बुरी बात है। तुम्हारी दी हुई तीनों मिसालें बेमिसाल हैं, लेकिन हमारे हालात से उनका दूर का भी वास्ता नहीं है। इन तीनों वाकयात में जुर्म साबित हो चुका था। मुजरिम सामने थे, मगर फरीके सानी इन्हें सजा देने पर आमादा नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राह के एजेंट रिपोर्ट हैं, बमों के धमाके किसने किए ये मालूम ही नहीं हो सका। ऐसी सूरत में तुम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तुम सरथर की बाजी लगाकर राजन और विक्रम को पकड़ लो और इनसे सारे एतराफात करवा लो, तब भी कुछ नहीं कर सकोगे। राह का चीफ फौरन इनसे अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर देगा। ऐसी ढकी छुपी लड़ाइयाँ अजल से होती चली आ रही हैं। इनमें बस यही होता है कि पकड़े जाने वालों को मकामी कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा दी जाती है, और तुम कानून से मुआवरा हो। इसलिए इन दोनों की गर्दनों में फौलादी तोक पहनाकर इन्हें बहरे अरब के गहरे पानियों में गर्क कर सकते हो। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि वो मलऊन कहाँ गए। ये तो इंशाल्लाह होकर रहेगा। अव्वल खान ने जहर खान से कहा, अब इसे आगे भी कुछ होना चाहिए। वो जरूर हो रहा होगा, ये और बात है कि तुम इससे बेखबर हो। क्या हो रहा होगा? उसने बेयकीनी और कदरे हर से सवाल किया। हमारे भी कुछ सरफरोश अपनी जानें हथेली पर लिए इनके इलाकों में काम दिखा रहे होंगे। वो आए दिन हमारे एजेंटों के बारे में शोर मचाते रहते हैं, और जब कोई हाथ नहीं आता तो जुल्लाट में वो हमारे किसी सफारतकार को अपने अताब का निशाना बनाकर मुल्क बदर कर देते हैं। ये कहानियां तुम भी अखबारों में पढ़ते रहते होगे। तुम्हारे ये आलम है कि तुमने इनके एजेंटों का जीना 2 बार किया हुआ है, और फिर भी आजुर्दा हो रहे। अव्वल खान के होंठों पर पहली बार बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई, और उसने कहा, मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम सोचने का काम बहुत उम्दगी से सर अंजाम देते हो। मेरी जहनी रूह एक तरफ लग जाती है तो दूसरे सारे इम्कानात चौपट होकर रह जाते हैं। मेरा भी यही मतलब था कि अब हमें इनके घर में घुस कर काम दिखाना चाहिए। जोश और गुस्से में मैं भूल ही गया था कि हम अंदर की देखभाल करने वाले लोग हैं, सरहदों से बाहर काम दिखाने वाले दूसरे हैं, जो यकीनन अपने काम से काफिल नहीं होंगे। और यही एक ऐसी मेरा फिक्रा अधूरा रह गया, क्योंकि अचानक ही फोन की घंटी बज उठी थी।